हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत। एम आई ऑडिबल क्लियरली? देयर आर लॉट्स ऑफ कमेंट्स। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन, वेलकम। एम आई ऑडिबल क्लियरली? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। ओके, आई एम ऑडिबल। तो वनीता जी, जय हिंद। जय हिंद, इट्स गुड। इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंडो पाक रिलेशंस। इंडिया पाकिस्तान संबंधों का अध्ययन हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था और उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, जिसमें कल की क्लास में हमने ये भी देखा था जब हम दो देशों के बीच संबंधों का अध्ययन करें तो हम क्या क्या चीजें देखेंगे। हिस्ट्री देखेंगे कि उनके बीच संबंधों का इतिहास क्या रहा है, विवाद के कौन से मुद्दे हैं, सहयोग के कौन से मुद्दे हैं, आर्थिक संबंध, सैन्य संबंध, सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक, सभी डायमेंशंस कवर करेंगे जब भी हम किसी देश के बारे में, दो देशों के संबंधों को पढ़ेंगे। इसी में हमने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पढ़ना शुरू किया था, जिसमें जो एक हिस्ट्री रही है भारत और पाकिस्तान की विभाजन से लेकर आज तक, उसको पढ़ना शुरू किया था। और सबसे पहले दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हमने उसमें डिस्कस की थी कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान का जन्म होता है और उसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। इसी संबंध में हमने देखा था कि जो पहला वॉर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-1948 कश्मीर को लेकर, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था तो ये वॉर हुआ। उसके बाद यूएन में गए, यूएन में रेजोल्यूशन 39 और 47 आए, इसके बारे में हमने कल जिक्र कर दिया था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि रिजोल्यूशन 47, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसको करेक्ट कराना पड़ेगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है। ये मिशन हमने देखे थे, 3 मिशन थे। एंड सिंधु जल समझौता, नून एग्रीमेंट देखा था, नेहरू नून एग्रीमेंट, एंड सिंधु जल समझौता का भी हमने कल जिक्र कर लिया था। आज हम यहां से आगे बढ़ेंगे और जो अदर रिलेशंस है इंडिया और पाकिस्तान के, जो हिस्ट्री रही है, चाहे सेकंड वॉर हो, थर्ड वॉर हो, 1971 वाला या फिर 1991 वाला या कुछ और जो भी इंसिडेंट रहे मैन, उनको हम देखेंगे। इसी कड़ी में हम देखेंगे 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, सेकंड वॉर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध हुआ था 1965। यह आपके लिए जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? न केवल इसलिए कि 1965 का युद्ध क्यों हुआ था, बल्कि इसके बाद जो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स दे कैन आस्क फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगर आपने जिन्होंने नेट का पेपर दिया हो या नहीं दिया हो, अगर आपने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी हो, जिस तरीके का इस बार नेट का पेपर आया था, तो उसमें सबके होश उड़ गए हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर था या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री का पेपर था। सारे क्वेश्चन इतिहास से पूछे डाले हैं, पर्टिकुलर फैक्ट्स पूछे हैं, और फैक्ट्स भी वैसे नहीं जैसे यूके ट्रिपल एससी किसी पेपर में पूछता था ना, यहाँ पर तिथियां कि 16 जून 17 जून बताओ 1966 को जो भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था, वो कब गठित किया गया था? जनवरी में, फरवरी में? कब? वेस्टफीलिया की ट्रीटी हुई थी, वो कब हुई थी? जनवरी 1948 में हुई थी, 1648 में हुई थी, या मई 1648 में हुई थी, मार्च 1648 में हुई थी, अक्टूबर में हुई थी, सितंबर में? कुछ ऐसे ऑप्शंस उसमें दिए हुए थे। जो फ्रांस है, फ्रांस की सीनेट में कितने मेंबर्स है, ऑस्ट्रेलिया में कितने मेंबर्स है, वगैरह वगैरह। बहुत ऐसा क्वेश्चन पेपर था जो संभवतः जो नहीं बनाया जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा पेपर बना दिया। तो सबके लिए टफ था, ऊट पटांग चीजें पूछी हुई थी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा सवाल नहीं थे, पवेट पूरा गायब किया हुआ था। मतलब ऐसा पेपर बनाया था जो, अगर वो भी प्रवक्ता में कुछ उस तरीके का पेपर बन जाता तो आप ये मानकर चलिए कि आप एग्जाम हॉल में अगर जा रहे हैं तो ऊपर वाले अगर आपके साथ होगा तो आपका निकलेगा, अदरवाइज फिर वो वैसा ही हो जाता जैसा नेट का एग्जाम कल हुआ है। खैर, आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसके अलावा फैक्ट्स जितने ज्यादा से ज्यादा रटे जा सकते हैं वो बाद में आता, बट पहले आपका फोकस कॉन्सेप्ट पर रहना चाहिए। कल का जो नेट का एग्जाम हुआ उसको ध्यान में रखते हो। हालांकि एक बात ये भी कि नेट में बहुत डीप पूछा जाता है, ये तो फैक्ट है, नेट में बहुत डीप पूछा जाता है, और कल का जो पेपर है वो बहुत उठ पटांग पेपर था, जनरली वैसे पेपर नहीं आते। शायद हम ये उम्मीद करते हैं कि लेक्चरर में उस तरह का पेपर नहीं बनाएंगे,
ऑब्वियसली वैसा डीप तो खैर जनरली भी नहीं पूछा जाता, बट फिर भी थोड़ा बहुत फैक्ट्स आप लोग जुटाते रहिए, खासकर जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें आर्टिकल्स वगैरह पर वहाँ भी ज़्यादा जोर नहीं रहा, हो सकता है कि यहाँ पूछे जाए कुछ। इसके अलावा जो क्रोनोलॉजीज होती है, जो जैसे हम पढ़ भी रहे थे पॉलिटी, राष्ट्रपतियों की क्रोनोलॉजी, कालक्रम, उपराष्ट्रपतियों का कालक्रम हो गया, प्रधानमंत्रियों का कालक्रम हो गया, और जो अन्य जो चीफ जस्टिस उनका कार्यकाल हो गया, वो सारी चीज़ें, लोकसभा अध्यक्षों का कार्यकाल हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। जनरली ऐसे देखते जाओ सीक्वेंस से, जो मैन मैन नाम है वो थोड़ा ध्यान में रहेंगे तो आप, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं तो वहां पर एक भी अगर याद हुआ कि इसका ये पहले था या बाद में, तो आप बाकी भी टैकल कर पाओगे। तो उस तरीके की एक अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि अभी समय है। तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भी कि अगर एक्सट्रीम सिचुएशन में ये आ गया, बहुत फैक्चुअल पूछ दिया, तो उसके लिए भी तैयार रहे। बाकी उसके लिए फिर आप कितना भी क्यों ना पढ़ डालो, तो वो कमी पड़ता है अगर उठपटांग पेपर पूछ डाला। तो ध्यान इसी पे रहे कि जो मेन चीजें हैं उस पर आपकी कमांड रहे, क्योंकि अगर फैक्चुअल भी पूछेंगे तब भी 30-40 सवाल तो ऐसे, 50 सवाल ऐसे रहेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे और अच्छे सवाल रहेंगे, वो गलत नहीं होने चाहिए, और वहीं से फिर आपकी मेरिट जाएगी। बाकी में सब तुक्के ही लगाएंगे, आप भी तुक्के लगाओगे, तो जिसके तुक्के ज्यादा सही लगेंगे, जिसकी किस्मत सही होगी, फिर वो उस तरीके से चलेगा। ओके, तो प्रियंका थपलियाल जी, वेलकम। एनटी वालों ने सबके होश उड़ा दिया। एनटी वालों ने सबके होश नहीं उड़ा दिया, एक्चुअली में एनटीए वालों ने एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया कि अगली बार जो बच्चा पेपर देगा, वो ये सोचेगा कि मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, या फिर फैक्ट्स रटने हैं, मैं करूं क्या। तो अगली बार में जो बच्चा जाएगा वो पूरा कंफ्यूज होकर जाएगा, और हो सकता है एनटीए फिर पुराने उसमें जाए कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाए। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली एटलीस्ट आपको तैयार रहना होगा कि हाँ, समटाइम्स दे कैन आस्क, बहुत उठ पटांग, बहुत बकवास टाइप का पेपर पूछ सकते हैं। थोड़ा सा साइकोलॉजिकली तैयार रहें उसके लिए, ठीक है। ऐसा पेपर आ गया तो हो गए फिर नहीं। एक्चुअली में क्या है ना कि अगर उसमें भी कल का जो पेपर था बहुत उटपटांग था, बट जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, अगर उन्होंने जो क्वेश्चन गलत नहीं करने चाहिए, जो आपने पढ़ा है वो गलत नहीं किए हो, तो बाकी बस सब तुक्के लगा रहे हैं। तो अगर 100 में से 30 सवाल आपको आ रहे होते, कल के पेपर में 35 सवाल आ रहे होते, वो आपने सही किए, गलत नहीं किए, और बाकी 60-65 में आपने तुक्के लगाए, तो वो 50-50 वाला रेशियो भी अगर बन जाएगा तब भी अच्छे खासे लेवल में बढ़ जाते हैं। बट पॉइंट ये है कि जो पढ़ने चाहिए, जो आने चाहिए, वहां से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा डर लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। आप अपना सही से पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखिए, ये जो फैक्ट्स है इस तरीके से आ रहे हैं वो भी याद रखिए। बाकी अगर उठपटांग पूछा जाता है तो वो सबके लिए जो टफ है या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, वो सबके लिए टफ या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होगा। तो उसमें फिर वही है कि हाथ जोड़ के गोले लगाते जाओ, जो लगता है वो लगते आए, ठीक है। उसमें फिर ऐसा ही कर सकते हैं। तो इंडो पाक वॉर, सेकेंड वॉर, जो 1965 का वॉर है, हुआ क्यों था? कश्मीर को लेकर हुआ था, पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, क्योंकि 1962 में आप जानते हैं भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत पराजित हो गया था। भारत पराजित हो गया और भारत हो गया बहुत कमजोर। इसका ही फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान को लगा कि अगर हम इस समय हमला कर देते हैं भारत पर, तो शायद ये परफेक्ट समय होगा जब हम कश्मीर ले सकते हैं, ठीक है। भारत पराजित हो गया तो शायद ये सबसे मुफीद समय होगा जब हम कश्मीर को भारत से छीन सकते हैं, और उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया। इसको लेकर 1965 का वॉर हुआ, और ये भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान पराजित हुआ। और जब 1965 का वॉर होता है तो इसके बाद होता है इस वॉर या इस युद्ध का जो अंत होता है वो ताशकंद समझौते के साथ होता है। ताशकंद, ताशकंद कहां पर है, क्या आप बता सकते हैं कि ताशकंद है कहां पर? तो 1966 में ताशकंद, ऑब्वियसली उस समय तो यूएसएसआर का एक पार्ट था ये, बाद में अभी जाकर नया देश बन गया, ठीक है। तो ताशकंद में ये एग्रीमेंट होता है 1966 में, जिसमें भारत की ओर से आप जानते ही हैं तात्कालिक प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और पाकिस्तान की ओर से उनके उस समय के राष्ट्रपति अयूब खान, उन्होंने इस पर सिग्नेचर किए थे। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये सोवियत संघ, इनकी मध्यस्थता होता, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ, स्पेशली भारत के जो है सोवियत संघ के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, और जो पाकिस्तान था वो भी, हालांकि पाकिस्तान का ज्यादा झुकाव यूएसए के साथ था, बट सोवियत संघ फिर भी एक डोमिनेंट पावर उस समय थी, खासकर इस एरिया में। तो पाकिस्तान ने भी इस बात को माना। दोनों, जो सोवियत संघ है इसकी अध्यक्षता में ताशकंद एग्रीमेंट होता है। भारत की ओर से जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम, और पाकिस्तान से राष्ट्रपति
अयूब खान, ये इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करते हैं। और आप जानते हैं कि इसके ठीक बाद, इसके अगले ही दिन जब ये एग्रीमेंट हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत हो जाती है। बहुत एक ऐसी घटना जो आज तक एक मिस्ट्री कही जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हार्ट अटैक था, कुछ लोग कहते हैं कि उनको मारा गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो 1965 का वॉर ताशकंद समझौते से समाप्त होता है, 1966 का। पहली बात आप ध्यान में रखेंगे, किसकी मध्यस्थता में हुआ? सोवियत संघ की मध्यस्थता में हुआ, इस बात को ध्यान में रखेंगे। भारत की ओर से कौन सिग्नेचर करता है? लाल बहादुर शास्त्री जी। और पाकिस्तान की ओर से उनके राष्ट्रपति अयूब खान, ये सिग्नेचर करते हैं इस एग्रीमेंट पर। अब आता है कि ताशकंद एग्रीमेंट की मुख्य बातें क्या थी। कि दोनों देश एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र है, विजित क्षेत्र है, जो दोनों देशों ने एक दूसरे के क्षेत्र जीते हैं, उनको वापस करेंगे। पहली बात यह है, ये एग्रीमेंट हुआ। दूसरा, कि विवादों का हम शांतिपूर्ण समाधान करेंगे, युद्ध में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान को लग गया था उस समय कि भारत से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। और भारत तो ऑब्वियसली वॉर करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वॉर किसी भी समस्या का समाधान नहीं होते। अगर समस्या का समाधान देते भी है तो बहुत हाई कॉस्ट पर देते हैं। युद्ध की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अगर आप वर्तमान में रशिया यूक्रेन वॉर देख रहे होंगे, ये जो फैब आने वाला है 22 फरवरी, 4 साल होने वाला है इस युद्ध को। हर दिन हजारों सैनिक मारे जाते हैं, रशिया और यूक्रेन के। रशिया के ज्यादा मारे जाते हैं। तो भले ही रशिया इस युद्ध को जीत लेगा, सबको पता है, एट द एंड यूक्रेन को मानना पड़ेगा। बट किस कीमत पर, किस कॉस्ट पर, क्या गवाया है? लाखों सैनिक गवाए हैं, आपने अपने हथियार गवाए हैं, आपकी इकोनॉमी वीक हो गई है। तो कोई भी कंट्री युद्ध में नहीं जाना चाहती है, क्योंकि युद्ध से भले ही आपको विक्ट्री मिल जाए, पर वो विक्ट्री कुछ हद तक ऐसी होती है जिसकी कीमत उस विक्ट्री से बहुत ज्यादा होती है। तो यही इनको समझ में आया कि हाँ, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना चाहिए और आगे से बल प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं लड़ेंगे एक दूसरे से, शांति से करेंगे जो भी करेंगे। तो ताशकंद एग्रीमेंट 1966 ताशकंद में होता है। ताशकंद या कैपिटल उज्बेकिस्तान। तो ये एग्रीमेंट होते हैं। एग्रीमेंट में, ताशकंद एग्रीमेंट में ये तीन मुख्य बातें होती है जिनको आप ध्यान में रखेंगे। आपके लिए ये फैक्चुअल एक फैक्चुअल पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। जब आप इसको पढ़ें तो हो सकता है, जैसे मैं कल भी कह रहा था, कि आपसे सवाल हो सकता है सिंपल क्रोनोलॉजी में पूछे जाए कि ये चीजें हैं, इनको इनके कालक्रम अनुसार लगाइए। या ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को थोड़ा अंदर जाकर पूछे, जैसे ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, इसके बाद 1971 का वॉर जो होता है, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट होता है। तो शिमला एग्रीमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट बहुत प्रसिद्ध एग्रीमेंट है। ठीक है। इसके बाद अब अगली घटना कौन सी होती है? भारत पाक रिलेशंस में हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि कैसे भारत पाक संबंध आगे इवॉल्व होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं। तो अगर आप इसके बाद के रिलेशंस की बात करें कि इसके बाद कैसे चीजें इवॉल्व होती है, इसके बाद 1971 का वॉर, आप जानते ही हैं। और क्यों होता है? बांग्लादेश मुद्दे को लेकर। कल भी इसकी कहानी हमने पढ़ी थी कि भारत के दो ओर, ये आपका अगर इंडिया हो गया तो ये बांग्लादेश जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, और यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान, ये दो हिस्से मिलकर पाकिस्तान बना रहे थे। ये जो ईस्ट पाकिस्तान था, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन यहां पर थी, ज्यादातर पॉपुलेशन यहां पर थी। बट जो सिस्टम था पाकिस्तान का, ये जो देश संचालित होता था, भले ही दो हिस्सों में बटा हुआ था, बट ये जो देश संचालित होता था, ये वेस्ट पाकिस्तान के लोगों का सिस्टम पर उनकी ज्यादा पकड़ थी, मजबूत पकड़ थी। यानी सरकार वो चला रहे हैं, आर्मी पर उनकी पकड़ है, पूरा सिस्टम पॉलिटिक्स पर उनकी पकड़ है, और ज्यादातर लोग यहां रह रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इन वेस्ट पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान था, वो पूर्वी पाकिस्तान पर एट्रोसिटीज, अत्याचार होते थे, उनके साथ भेदभाव होता था, उनका वैसा प्रतिनिधित्व नहीं होता था जैसा होना चाहिए, उनको वैसे संसाधन नहीं मिलते थे जैसे मिलने चाहिए। और ये प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी, बट लैंग्वेज के मुद्दे को लेकर, भाषा के मुद्दे को लेकर ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया, जब इन्होंने, पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करते हो ये कहा कि सारे काम उर्दू में होंगे, हम उर्दू को बढ़ावा देंगे। अब सोचो, जिस देश में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन बांग्ला बोलने वाली हो, वो उर्दू को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? तो ये बनी एक तात्कालिक कारण। भेदभाव पहले से चला आ रहा था ईस्ट पाकिस्तान के साथ, बट उर्दू लैंग्वेज को लेकर यह मुद्दा बहुत गर्म आ गया। ईस्ट पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुए, और पाकिस्तान के विरुद्ध, पश्चिम पाकिस्तान के विरुद्ध, या जो सत्ता थी उसके विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान ने बगावत कर दी। ठीक है। शेख हसीना, इनके जो फादर थे शेख मुजीबुर, तो उनके नेतृत्व में
इन्होंने बगावत कर दी, और इस बगावत में या इस संघर्ष में, चूंकि अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा था, यहाँ से लोग बड़ी संख्या में भारत आ रहे, तो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया था। क्योंकि जब किसी क्षेत्र में अस्थिरता या अव्यवस्था फैलेगी, हिंसा फैलेगी, तो वहां से लोग जाएंगे, भागेंगे इधर उधर, तो लोग बड़ी संख्या में भारत आना शुरू हो गए, और इससे क्या हो गया, भारत के लिए भी खतरा पैदा हो गया। तो यहाँ पर भारत को मजबूर होना पड़े इंटरफेरेंस करने के लिए कि हम जाएंगे अब यहाँ पर, क्योंकि अब हमारी सिक्योरिटी का ही मुद्दा खड़ा हो रहा है। दूसरा, एक भारत को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्यों ना इसको अलग देश बनाया जाए, और जो दो हिस्सों में पाकिस्तान पहले बटा हुआ था, जो भारत के लिए हमेशा एक चैलेंज था, अब ये अलग देश अगर बन जाएगा तो भारत के लिए ईस्ट वाला चैलेंज हमेशा समाप्त हो जाएगा और वेस्ट वाला ही चैलेंज रहेगा। ये सारी चीजें सोचकर भारत ने जो पूर्वी पाकिस्तान में जो आंदोलन चल रहा था उसको सहायता की, और इसी मुद्दे को लेकर थर्ड वर्ल्ड वॉर, बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर पूर्वी पाकिस्तान जो था उसको लेकर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। सॉरी, ओ माय गॉड, थर्ड वर्ल्ड वॉर, नॉट थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध। थर्ड वर्ल्ड वॉर तो अभी शायद डोनाल्ड ट्रंप जिस जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इस आदमी को बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। अदरवाइज, जैसे आप एक रील देख रहे होंगे यूट्यूब में, सॉरी सोशल मीडिया में आजकल चल रही है, कि जब 1 जनवरी पहली तारीख को डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि ट्रंप साहब क्या है आपका रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं ना सारे लोग, तो ट्रंप कहते हैं कि पीस, शांति, इस साल पूरी दुनिया में शांति लाऊंगा मैं। और उसके ठीक 2 दिन बाद 3 या 4 तारीख को सेना भेज दी उन्होंने वेनेजुएला में, और उठा दिया वहां के राष्ट्रपति को, बम बम गिरा दिए वेनेजुएला पर। ये था रेजोल्यूशन। जैसा जनरली होता भी है कि हम रेजोल्यूशन लेते हैं 1 तारीख को और 3-4 तारीख को भूल जाते हैं कि क्या था हमारा रेजोल्यूशन, तो ठीक वैसे ही ट्रंप चचा के साथ भी हुआ। और ये ऐसा आदमी है जो कुछ भी कर सकता है। आने वाले अभी तो इनका 1 साल ही कार्यकाल हुआ है, आने वाले 3 साल में, तब जब तक इनका पूरा कार्यकाल होता है, बहुत तबाही मचाने वाले पूरी दुनिया में, आप देखते रहिए। क्योंकि बहुत एक ऐसा आदमी है जो जिसको एक ऐसा पद मिल गया है जो उस पद की वैल्यू नहीं जानता एक्चुअली में, बहुत जिसकी कोई नैतिकता नहीं है, जिसकी कोई प्योर बिजनेसमैन आदमी, और बिजनेसमैन भी ऐसा जो किसी नैतिकता को नहीं देगा, फायदा देखता है बस। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सारे देश फायदे देखते हैं, बट कुछ कानून होती है, कुछ व्यवस्थाएं होती है, उन सभी को एटलीस्ट बोलना तो पड़ता है कि हम उनको मानते हैं, बट वो सीधा सीधा ही बोल देता है कि नहीं, नहीं मानते तो नहीं मानते। ऐसा व्यक्ति बैठा दिया आपने दुनिया का सबसे बड़ी सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट के पद पर, यानी दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी अभी वो है जो कुछ भी कर सकता है। कमलेश यादव जी कह रहे युद्ध करवा दीजिए। हम मैंने तो करवा ही दिया था अभी, भारत पाकिस्तान युद्ध की जगह तीसरा वर्ल्ड वॉर बोल दिया था। अगर अब वॉर होता है थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो अब कुछ नहीं बचेगा। हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को पढ़ने लायक भी नहीं बचेंगे, ऐसी तबाही हो सकती है पूरी दुनिया में। तो बेटर ये है कि ना ही हो, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब थर्ड ये भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद इस युद्ध की समाप्ति के लिए शिमला एग्रीमेंट होता है 1972 में। शिमला एग्रीमेंट इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। तो शिमला समझौते पर कौन हस्ताक्षर करते हैं? भारत की ओर से इंदिरा गांधी, उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर है, और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो, जो उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। इनके बीच समझौता होता है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं करना है। ताशकंद एग्रीमेंट में भारत की ओर से आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री, बट वहां से अयूब खान है जो प्रेसिडेंट थे। बट यहां पर 1972 का जो शिमला समझौता होता है, उसमें भारत की ओर से इंदिरा गांधी, आप जानते हैं इंदिरा गांधी उस समय थी, पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो, ये उस समय वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, मेरे माइंड में ऐसे आया अभी, क्या कोई बता सकता है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे खास बात यह है कि वो बोलते हैं हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, एक भी नहीं। इमरान खान उस दिशा में जा रहे थे, बट वो हो गया, गड़बड़ हो गया, कोई भी नहीं कर पाया। सवाल यह था कि पाकिस्तान में 4 बार कू हुआ है। कू मतलब सरकार के अगेंस्ट जाकर आर्मी ने तख्ता पलट किया है और सत्ता अपने हाथ में ली है। तो कौन ऐसे 4 वो आर्मी के जनरल थे जिन्होंने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया है? क्या कोई बता सकता है? इफ यू नो, अगर कोई जानता है तो इसका मतलब है कि उसको भारत और पाकिस्तान के संबंधों की अच्छी सब
समझ है, नहीं जानते तभी कोई बात नहीं, बट एक जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, जिस तरह के आजकल सवाल आ रहे हैं तो थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन थे। पाकिस्तान के 4 डिक्टेटर्स बोल सकते हो, आर्मी के जनरल थे, ठीक है, आर्मी चीफ, जिन्होंने फिर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। अगर बता सकता है कोई बताए, सारे नहीं बता सकते तो कुछ तो बता ही सकते हैं, 4 में से कोई, ठीक है। तो 1972 में ये जो वॉर है, 1971 के वॉर के बाद 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में एक और खास बात है कि एलओसी को भी मान्यता दी गई। इसको आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पर, एलओसी जो 1948 में जो पहला वॉर हुआ था उसके बाद जो निर्धारित हुई थी, उसको औपचारिक रूप से मान्यता दी कि हाँ ये हमारे बीच अब अस्थायी बॉर्डर होगा, नॉट परमानेंट बॉर्डर, अस्थायी बॉर्डर, एलओसी, लाइन ऑफ ओरिजिनल कंट्रोल, ठीक है। परमानेंट तभी बनेगा जब भारत पीओके ले लेगा या फिर कुछ और बदलाव हो, बट इंडिया तो तब तक नहीं मानेगा ना जब तक पीओके हमारे पास नहीं आ जाए। तो शिमला एग्रीमेंट के क्या प्रमुख प्रावधान थे? तो एलओसी को मान्यता दी, हमने देख ली ऊपर, कि पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता दी गई। ऑब्वियसली पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता दिया जाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में बगावत हो गई थी, उन्होंने नए देश की घोषणा कर दी थी, हमारा देश नया हो गया, और भारत ने उसमें सपोर्ट किया था। सोचिए बांग्लादेश, आज ये टॉपिक आपके लिए जरूरी हो जाता, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता? क्योंकि बांग्लादेश पिछले 1 साल से, जब से शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया, तब से लेकर लगातार चर्चा में, और आने वाले 2-4 सालों तक बांग्लादेश फिर चर्चा में रहने वाला, क्योंकि जब तक बांग्लादेश में स्टेबिलिटी या स्थिरता नहीं आ जाती, तब तक बांग्लादेश में ये खलबली मचती रहेगी, उठा पटक होती रहेगी। और चूंकि भारत का बिल्कुल पड़ोसी है, नेबर है, तो हमें जानना बहुत जरूरी है। ये बांग्लादेश जो आज हमें आंख दिखा रहा है, ये वो बांग्लादेश है जिसकी स्थापना में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर भारत सपोर्ट नहीं करता तो बांग्लादेश आज बांग्लादेश नहीं होता, वो आज भी ईस्ट पाकिस्तान होता, और आज भी उस पर हो सकता है वैसी ही एट्रोसिटी या अत्याचार हो रहे होते वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा, जैसे उस समय किए जाते। तो अगर बांग्लादेश ये चीजें भूल रहा है, उसको याद दिलाया जाना जरूरी है कि देखो, अगर हम तुम्हें बना सकते थे उस समय, तो अभी बिगाड़ भी सकते हैं। बट डिप्लोमेटिकली क्या होता है ना, कि इतना आसान नहीं होता, ऐसे नहीं कह सकते हम बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, हमें बहुत मेच्योरिटी के साथ काम करना होता है, और हमारी सरकार ठीक उसी अनुरूप जा रही है। हाँ, अगर बांग्लादेश ने सारे लिमिट्स क्रॉस कर दी, तो फिर वो वाला जो हार्ड पावर वाला रास्ता है वो लास्ट के लिए बच जाता है। तो सम पीपल आर कमेंटिंग, परवेज मुशर्रफ का एक नाम आया, परवेज मुशर्रफ थे डिक्टेटर, लेकिन परवेज मुशर्रफ थे वो सबसे लास्ट थे। नवाज शरीफ तो खैर प्राइम मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ वाज नॉट अ डिक्टेटर, ठीक है। अयूब खान थे, ये सबसे पहले थे, 2 याद है, ठीक है। जनरल अयूब खान, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं, जनरल जिया, मैं आपको बताता हूँ, अच्छा वो मैं भूल गया था। पहले थे अयूब खान, जनरल अयूब खान, ठीक है। ये पहले डिक्टेटर थे जिन्होंने, अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो 1958 में पाकिस्तान की जो सत्ता है वो अपने हाथ में ले ली थी, और ये शायद 1969 के तक चले थे अयूब खान। देयर आफ्टर याहिया खान एक और जनरल थे, याहिया, YH, ये याहिया खान, खान है, सारे खानों के खान, इमरान खान, याहिया खान, अयूब खान, याहिया खान और जिया, जनरल जिया, मैं एग्जैक्टली पूरा नाम याद नहीं कर रहा हूं, बट जो जनरल जिया थे, जनरल जिया उल हक, ये सबसे ऐसे फेमस जनरल हुए जिन्होंने, इनका जो दौर था 1980 के आसपास वाला दौर था, 70-80 के आसपास वाला दौर था, जब इन्होंने भारत में जिहाद को बढ़ावा दिया, या भारत में टेररिज्म को इन्होंने, टेररिज्म का जो बीज है, आतंकवाद का जो बीज है, ये जनरल जिया ने डाला था। जनरल जिया, इन्होंने बहुत लंबे समय तक रूल किया था, शायद 1988 तक या कुछ ऐसा, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जनरल जिया पाकिस्तान का सिस्टम उससे पहले उतना कट्टर नहीं था,
वहां इस्लाम का उतना बोलबाला नहीं था, बट इस आदमी ने पाकिस्तान को कट्टरपन के रास्ते पर, ये कट्टरपन के रास्ते पर ले गए। और जो भारत के प्रति पाकिस्तान की पॉलिसी थी ना कि हजार घाव की नीति, इतना ज्यादा भारत को परेशान कर देंगे और भारत के खिलाफ हम जिहाद फैलाएंगे, आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, ये इसकी देन थी, जनरल जिया की। एंड चौथा नाम आता है जो आप सभी ने लिखा ही है, मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ। ठीक है, परवेज मुशर्रफ साहब का अंतिम नाम आता है, जो 1999 से 2008 तक पाकिस्तान के शहनशाह रहे। शहनशाह इन द सेंस कि आर्मी चीफ थे, फिर बाद में सारी पावर अपने पास ले लेते, प्रेसिडेंट बन जाते। हालांकि इन्होंने खुद को प्रेसिडेंट नहीं कहा, बट ये 4 पाकिस्तान के जनरल्स रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सत्ता पर कंट्रोल स्थापित किया। अब आज जो नाम आ रहा है, 5th नाम, हालांकि अभी जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, अच्छा कौन है पाकिस्तान के आर्मी चीफ, करंट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, अच्छा ये तो सबको ही पता होगा, असीम मुनीर। ये जो व्यक्ति है असीम मुनीर, ये बहुत शातिर व्यक्ति है। क्यों शातिर व्यक्ति है? क्योंकि असीम मुनीर साहब को बताया कि इन्होंने जब सत्ता डायरेक्टली अपने हाथ में ली थी तो उन्होंने गलती की थी। उससे क्या होता है कि लोग आपके नाराज अगेंस्ट हो जाते हैं और पूरी अंतरराष्ट्रीय समुदाय जो होता है, पूरे विश्व भर के देश, वो भी आपको क्रिटिसाइज करते हैं अगर आप डायरेक्टली कोई मिलिट्री अपनी सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। इन्होंने डायरेक्टली नहीं लिया, ये इनडायरेक्टली सारा गेम खेल रहे हैं। अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करवा दे कि मैं हूं फील्ड मार्शल पाकिस्तान का, दूसरा फील्ड मार्शल। इसके अलावा वहां की जुडिशरी, वहां की सरकार, आप देख रहे होंगे अगर आप न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं तो जहां भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ ठीक पड़ोस में एक आदमी होता है असीम मुनीर। क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ आपने कभी भारत के आर्मी चीफ को देखा है? रेयरली, नहीं जाते। फॉरेन मिनिस्टर होंगे, ये वो सारे लोग होंगे, एनएसए दिख जाएंगे, आर्मी चीफ रेयरली दिखते हैं। बट पाकिस्तान में सिस्टम अलग है। एक्चुअल पावर्स, अगर कहीं पर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और आर्मी चीफ नहीं है तो लोग डाउट करते हैं कि आदमी आ तो रखा है, कुछ ये बोलेगा भी, कुछ होगा भी, क्योंकि जब तक असली मास्टर साथ में नहीं होगा, वो हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, तब तक कुछ होना नहीं है। ऐसा सिस्टम है कुछ पाकिस्तान का। तो आसिफ अली जरदारी तो राष्ट्रपति हो गए ना, खैर। तो थोड़ा सा हम दूसरी डायरेक्शन में चले गए थे, बट ये जानना जरूरी है एटलीस्ट पाकिस्तान के बारे में, तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बटोरी जा सकती है इधर उधर से, जानना जरूरी है हमारे लिए। 1972 का शिमला एग्रीमेंट, जो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हुआ था, तो इसकी क्या वो प्रमुख प्रोविजन थे कि बांग्लादेश को उन्होंने मान्यता दे दी। भारत द्वारा जो इनके 90+ यानी 91,000 सैनिक थे, भारत ने बोला ठीक है, उनको हम वापस लौटा देंगे, तुम्हारे 91,000 सैनिक, इनको हम वापस लौटा देते। और एक जो महत्वपूर्ण बात थी कि द्विपक्षीय विवादों का हम आपसी समाधान करेंगे, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता हमें स्वीकार्य नहीं है। और यही वो इशू है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी भारत से नाराज है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा है मैं सुलझाता हूं इसको, और भारत पाकिस्तान को बार बार याद दिलाता कि नहीं 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 नहीं, शिमला एग्रीमेंट याद करो, शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ था। पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, 1948 का जो यूएन रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन 47, जिसमें बोला गया था जनमत संग्रह करवाया जाएगा, सेना वापस बुलाई जाएगी वगैरह वगैरह, भारत बोलता है नहीं 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 नहीं, 1948 पहले की बात थी, जो ये 1972 का शिमला एग्रीमेंट है ये बाद में हुआ, और तुमने खुद इस पर सहमति दी थी कि द्विपक्षीय जो विवाद होंगे उनका समाधान हम आपस में मिलकर करेंगे, ना यूएसए, ना यूनाइटेड नेशन, ना ये ना वो, कोई नहीं आएगा, आपसी सहमति से करेंगे। ये भारत का स्टैंड है, इसलिए भारत उसको मानता ही नहीं, चाहे यूएन की बात हो गई, चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे अमेरिका कितना ही नाराज क्यों ना हो जाए। भारत कश्मीर के मुद्दे को लेकर या जो द्विपक्षीय विवाद होते हैं कोई भी, उसमें तीसरे पार्टी का घुसना स्वीकार नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी तक भारत ने एक्सेप्ट कर ली कि चलेगा, बट थर्ड पार्टी नहीं आएगी। ये इस एग्रीमेंट की देन है, इस एग्रीमेंट के बाद। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट। तो शिमला एग्रीमेंट की 3 चीजें जो आपको ध्यान में रख, और भी बहुत सारी बातें थी, बट जो मेन 3 चीजें वो ध्यान में रखनी है। अगर इसके अलावा कोई आ जाता है, कुछ चीजें कभी कभी एग्जाम में ऐसी आ जाती है कि बहुत सारे एग्रीमेंट, बहुत सारी चीजें लिखी जाती है, तो अगर आपको ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें याद रहेंगी तो आप बाकी चीजें कर पाएंगे, मतलब थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाकर चीजों को टैकल कर पाएंगे।
ठीक है, तो दिस वॉज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद कुछ और घटनाएं होती हैं, ज्यादा जानना उतने कारगर नहीं है, बट 1999 का लाहौर एग्रीमेंट, लाहौर समझौता, उस समय आप जानते ही हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, वो पाकिस्तान जाते हैं। ठीक है, और बस से जाते हैं, बस से यात्रा करते हैं, बहुत फेमस बस यात्रा रही है ये। इसको अ, ऐसा माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध को बेहतर लाने करने के लिए नवाज शरीफ जो उस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और अटल बिहारी वाजपेयी, इनके द्वारा जो प्रयास किए गए ये लाहौर एग्रीमेंट के माध्यम से, ये बहुत सराहनीय थे। और ऐसा माना जाता था कि अगर ये कारगर होता तो भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी कभी नहीं चाहती कि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हों। यहाँ पर नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी गले से गले मिल रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बढ़िया से सब बातें हो रही, समझौता कर रहे हैं कि ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें। और उधर पीछे से पाकिस्तान आर्मी मुशर्रफ के नेतृत्व में कारगिल वॉर छेड़ देती है, कारगिल में अपने सैनिकों को भेज देती है। और इसके बाद कारगिल वॉर शुरू होता है, ठीक इसके बाद ही कारगिल युद्ध शुरू होता है, आप जानते हैं पूरी कहानी। ठीक है, तो इसके क्या प्रमुख प्रोविजन थे जो लाहौर समझौता कि कश्मीर समस्या का समाधान आपसी सहमति से करेंगे। और अगेन इन्होंने सहमति जताई, यूएन चार्टर पर विश्वास, कि यूएन चार्टर पर विश्वास होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, जैसा आजकल अमेरिका वेनेजुएला की संप्रभुता का सम्मान कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला है हम भी करेंगे। अमेरिका ने जो किया वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, यूएन चार्टर का उल्लंघन, की यूएन चार्टर में क्लियर लिखा हुआ है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करेंगे, आप दूसरे देश पर हमला नहीं करेंगे, हथियार का प्रयोग नहीं, बल का प्रयोग नहीं करेंगे। अमेरिका ने सबको बोला भाड़ में जाओ, हमने जो करना है वो करेंगे। ठीक है, पावरफुल करता है, जो उसको करना होता है करता है। परमाणु हथियारों का अनधिकृत प्रयोग नहीं करेंगे, हस्तांतरण किसी तीसरी पार्टी को नहीं देंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो लाहौर एग्रीमेंट के तहत की गई थी। ओके, नाउ हिस्टोरिकल उसमें जाएं, आगे बढ़े तो अच्छा, इससे ठीक पहले क्या हुआ था, न्यूक्लियर वेपन्स, दोनों ही देशों ने न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण किया था। भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत 1998 में ऑपरेशन शक्ति, हालांकि भारत आप जानते हैं कि 1974 में ही ऑपरेशन इस्माइलिंग बुद्धा के तहत अपना परमाणु परीक्षण कर चुका था, लेकिन भारत ने उस समय इसको शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण कहा। भारत ने कहा कि ये शांतिपूर्ण है और इसका मकसद परमाणु हथियार बनाना है। लेकिन जो 1998 में, आई थिंक अगर डेट याद की जाए तो 11 मई साइंस डे भी मनाते हैं, शायद क्या मनाते हैं उस दिन, 11 मई 1998 को भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया। ठीक है, और भारत ने बोला कि अब हम न्यूक्लियर स्टेट बन गए। ठीक इसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर देता और पाकिस्तान बोलता कि हाँ हम भी न्यूक्लियर स्टेट बन गए। तो 1998 में दोनों ही देशों ने स्वयं को न्यूक्लियर स्टेट कंट्रीज घोषित किया। इससे क्या हुआ कि न केवल इस रीजन में बल्कि पूरे विश्व भर में खलबली मच गई। ये जो दो देश है जो आपस में लड़ते ही रहते हैं, अगर ये परमाणु बम बना लेते हैं, जो इन्होंने घोषणा कर भी दी, तो बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इनके लगातार युद्ध होते रहते हैं, युद्ध होते रहेंगे तो कभी ना कभी परमाणु बम का कोई उपयोग भी कर सकता है, खासकर पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार उसकी धमकी देता रहता है। तो पूरे विश्व भर में बहुत डिबेट चली थी इस समय, भारत पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, बट भारत सस्टेन कर गया और एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र के तौर पर भारत उभर कर आया। ठीक है, देयर इज अ क्वेश्चन, गीता कंडारी जी, इंडिया खुलकर ट्रंप का विरोध क्यों नहीं कर रहा है वेनेजुएला के मुद्दे पर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंडिया खुलकर ट्रंप का विरोध क्यों नहीं कर रहा है? अगेन सब जानते हैं ये गलत है जो उन्होंने किया, मोदी जी भी जानते हैं, जयशंकर जी भी जानते हैं, भारत की सरकार, भारत का सिस्टम सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, इवन ट्रंप भी जानता है ये गलत है, सब जानते हैं। सवाल ये आता है कि आईआर में ना, या जियो पॉलिटिक्स एक शब्द यूज होता है, या अंतरराष्ट्रीय राजनीति समझ, अगर आपको जियो पॉलिटिक्स समझना है तो एक इंटरेस्टिंग कमेंट आप देख रहे होंगे आपके नीचे कि गलती से विरोध करना भी मत। एक बार बोल दिया ना जो पाकिस्तान के संदर्भ में कि तुमने मध्यस्थता नहीं कर गई, तो आज तो उस आदमी ने 50% टैरिफ बढ़ा दिए। अगर और बोला ना तो वो जो है ना हमला भी कर देगा, ऐसा व्यक्ति है वो। तो खैर,
जियोपॉलिटिक्स में या भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स या आप अगर आपको समझ में नहीं आता ये वर्ड सिंपली तो आप ऐसे समझे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति। जियोपॉलिटिक्स में एक एक विचारधारा है आईआर में या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, यथार्थवाद। हम बार बार इसको पढ़ रहे हैं और जो इनिशियली एक दो क्लास हुई थी उसमें ये पढ़ाया भी गया था। और दूसरा आता है आदर्शवाद। आदर्शवाद मतलब जो आदर्शों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, आदर्शवाद। यथार्थवादी क्या बोलते हैं, रियलिस्टिक, कि दुनिया जो है ना वो शक्ति से चलती है। अगर आपके पास शक्ति है तो ही आपका अस्तित्व बना रहेगा, अगर आपके पास शक्ति है तो ही आपके राष्ट्रीय हित पूरे होंगे। इसलिए जो पावरफुल है वो कुछ भी कर सकता है और वो जो कर रहा है वही सही है, क्योंकि दुनिया चलती ही ऐसे है। दुनिया में लगातार संघर्ष होते हैं। इस संघर्ष भरी दुनिया में अगर आपको सस्टेन करना है तो पावर अर्जित करनी पड़ेगी। आप समाज में भी देखते होंगे ऐसा ही है, और ये रियलिटी है, सच्चाई है। दुनिया चलती ही ऐसे है। माइट इज राइट, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा ना, है जिसके पास लाठी है उसी की भैंस है। जो पावरफुल है वो करेगा, और वो करेगा तो कोई और कुछ कर भी नहीं सकता। इनका मानना यह है कि ऐसे ही चलती है दुनिया। आदर्शवादी क्या बोलते हैं, जो आदर्शों की बात करते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, दुनिया में तनाव वगैरह ये सब चीजें होती रहती है, लेकिन अगर हम आपस में मिल बैठकर बात करें, शांति को बढ़ावा दें, नैतिकता को बढ़ावा दें, नैतिकतावादी रास्ते अपनाएं, गलत ना करें, संप्रभुता का सम्मान करें, हस्तक्षेप ना करें आंतरिक मामलों में, या फिर आपस में व्यापार वगैरह करें, अंतर्निर्भरता बढ़ाए, तो ये जो संघर्ष होते हैं इसको समाप्त किया जा सकता है और वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित हो सकती है। तो ये लोग बोल रहे हैं, मतलब दो धाराएं, दो तरह के लोग हैं, कि नहीं शांति वांति कुछ हो नहीं सकती, पावर ही है जो कुछ है। अगर तुम कमजोर हो तो कोई भी तुमको कभी भी आकर ठोक देगा, जो अभी वेनेजुएला के साथ हुआ है। वेनेजुएला यूएसए की तुलना में बहुत वीक है, तो आके उन्होंने उसके सोचो राष्ट्रपति को उठा के ले गए। भाई वेनेजुएला छोटी कंट्री नहीं है, ये ऐसा ऐसा देश नहीं कि भूटान हो गया या बहुत छोटी मालदीव जैसी देश हो गई। 3 करोड़ पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी टेरिटरी है, बहुत मजबूत सिस्टम वहां का, लाखों की उनकी आर्मी है। बावजूद उसके प्रेसिडेंट को उठा के ले गए, प्रेसिडेंट को उठा के ले गए। मतलब आप सोचिए, कभी अगर भारत के प्राइम मिनिस्टर को कोई आंच तक आ जाए तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। बट वहां कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला को पता है हम कुछ नहीं कर सकते। तो रियलिस्टिक जो अप्रोच है वो ये कहती है, भाई सही क्या है गलत क्या है इस पर मत जाओ, आपके लिए क्या फायदेमंद है वो करो। और अगर हम भारत की बात करें अभी, तो भारत को ही पता ये गलत है जो उन्होंने किया है, बट क्या भारत के लिए ये बोलना कि तुमने गलत किया ये फायदेमंद होगा, क्या हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होगा? सवाल ये उठता है ना। तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट, नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रीय हितों के, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय में राष्ट्रीय हित सबसे पहले आते हैं ना, उसके अनुकूल नहीं है। अगर हमने कुछ भी बोल दिया तो ट्रंप साहब या अमेरिका वो नाराज हो सकता है। दूसरी बात है कि अमेरिका हमारा फ्रेंडली स्टेट है, दोस्त हैं हम लोग अमेरिका के। तो दोस्त अगर कभी गलत करता है तो कोशिश हम ये करते हैं कि दोस्त के विरुद्ध ना जाए। पता ही होगा ना, हम दोस्त का साथ ही देते हैं। और जब जब रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ था, तो रशिया यूक्रेन वॉर में भी भारत ने रूस का विरोध नहीं किया था जब रूस ने आक्रमण किया था यूक्रेन पर। अगर भारत अभी अमेरिका का विरोध कर देगा तो अमेरिका फिर ये बोल सकता है, अच्छा तुमने रशिया का तो विरोध नहीं किया, तुम उनके भी दोस्त हो हमारे भी दोस्त हो, तो हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? और स्पेशली क्योंकि अमेरिका इज अ माइटी, बहुत पावरफुल देश है, आप कुछ नहीं बोल सकते उनके अगेंस्ट। और खासकर भारत, इसके बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं भारत क्यों विरोध नहीं कर रहा। हमारे अच्छे रिलेशन से नहीं करेंगे हम उन पर बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट है, इसलिए भी है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा वहां पर नेता है, अगर हमने कर दिया, जो एक छोटी सी बात को लेकर इतना नाराज हो रखा है भारत पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो रियलिस्टिक अप्रोच यही कहती है, ये वाली अप्रोच, कि देखो हमारा कुछ नहीं जा रहा, उनके राष्ट्रपति को उठाया, हमारे राष्ट्रपति को नहीं उठाया ना, हमारा तो है यहाँ पर, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है। तो जब तक हमारा कुछ नहीं जा रहा तो हम क्यों करेंगे? मत बोलो, चुप रहो, रहने दो जो चल रहा है। हमारा फायदा है कि चुप ही रहे, क्योंकि चुप रहने में हमारा फायदा है, भारत का फायदा है। इसलिए भारत कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए भारत क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है, और गलती से भी नहीं करेगा, जैसा कि एक कमेंट किया जा रहा है। क्या आप समझे ये बात? या कविता जी, पावरफुल कंट्री है चाइना, यही पॉलिटिक्स है। चाइना पे बोलेगा, चाइना ने क्रिटिसाइज किया, ऑब्वियसली चाइना एक ऐसी कंट्री है जो खड़ा हो सकता है। चाइना और रूसी तो विरोध कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान ने किया? नहीं किया।
चीन और रूस, क्योंकि दो वैसे ही विरोधी देश है अमेरिका के, जिसको हम दुश्मन देश बोलते हैं ना, दुश्मन नहीं एडवर्सरी बोलते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं है पाकिस्तान अमेरिका के, वो तो विरोध करेंगे ही। और जो जिस व्यक्ति को हटाया गया निकोलस मदुरो को, वो उनके सपोर्ट से ही था, चाइना और रशिया के सपोर्ट से ही चल रहा था। तो अगर उसको हटा दिया जाए तो उनके लिए तो वैसे भी नुकसान है ना, तो वो विरोध करेंगे, बट इंडिया नहीं करेगा। तो क्वेश्चन किसका था? क्वेश्चन वाज गीता कंडारीज। गीता जी, क्या आप समझ गई हैं सारी कहानी? पाकिस्तान को तो खैर अलग मुद्दा है। ओके गीता जी। शिवा नागरकोटे जी, अगेन आप करें करना चाहिए, नहीं नैतिकता से नहीं चलती है दुनिया। दुनिया नैतिकता से नहीं चलती है। जो पावरफुल है, पावरफुल के द्वारा बनाए गए नियम कानून ही अपने आप में नैतिकता है। अभी दुनिया में जो नियम कानून चल रहे हैं वो किसने बनाए हैं? ज्यादातर तो ऐसे ही बनाए जिसमें यूएसए का योगदान है। यूएसए ने ही बनाया है कहीं ना कहीं, यूनाइटेड नेशन ने बनाया ना। यूनाइटेड नेशन कौन चलाता है? ये पश्चिमी देश, जिसका नेता यूएसए है। तो जो पावरफुल है ना, शक्तिशाली ही, जो शक्तिशाली सही करता है वही नैतिकता है अपने आप में। अंतरराष्ट्रीय राजनीति यही बोलते हैं। मैकियावेली अगर आपने पढ़ा होगा, मैकियावेली को छोड़िए, उससे पहले जाएं, कौटिल्य, चाणक्य, उसमें वो सीधी बात बोलते हैं कि देखो, राजनीति में नैतिकता नहीं चलती है, रियलिस्टिक अप्रोच अपनाओ कि तुम्हारे लिए क्या फायदेमंद है। वो अप्रोच, वो काम करो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। नेता भी वैसे ही करते हैं, देश भी वैसे ही करते हैं, पूरी दुनिया वैसे ही करती है। तो इसलिए अगर आप इस बात को अच्छे से समझ गए कि राजनीति कैसे चलती है, हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स, तो आप ऑटोमेटिक ये बात समझ जाएंगे कि भारत का जो स्टैंड है वो ठीक है। अब जैसे कुछ लोग बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं कि जैसा पाकिस्तान है वैसा ही बांग्लादेश को बाइकआउट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ना आईपीएल में खेलना, ना वो कर दो। ये गलत डिसीजन है कि आईपीएल में बांग्लादेश को नहीं खेलने देंगे, क्योंकि बांग्लादेश को हम पाकिस्तान जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया, मतलब वैसा ही देश बन गया जैसा पाकिस्तान से हमारा संबंध है, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। किसी भी हाल में हमें बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाने ही है। इसलिए हम एक लिमिट से ज्यादा बांग्लादेश को प्रेशराइज नहीं कर सकते, हमें उनसे बात करनी ही होगी। अभी देखो, अभी कुछ दिन पहले जब शेख जो खालिदा जिया थी, जब उनकी डेथ हुई थी, बीएनबी की लीड चीफ, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर गए थे। ठीक है, यानी हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध और खराब हो। रियलिस्टिक अप्रोच यही चलता है, ऐसे ही चलती है दुनिया। या बेबस कहेंगे या रियलिस्टिक अप्रोच अब भारत अपना रहा है, स्पेशली मोदी जी के एरा में। तो उसको आप ऐसे समझे कि रियलिस्टिक अप्रोच है, बेबस भी कह सकते हो, बट रियलिस्टिक अप्रोच इसी को बोलते हैं कि जब हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, हमारा बोल के नुकसान होगा, तो चुप ही रहे ना, क्यों फालतू में किसी तीसरे की उसमें टांग अड़ाए। ठीक है, खैर ये था बहुत ज्यादा इधर उधर का हो गया। खैर ठीक है, ऐसे टॉपिक्स में तो खैर मजा ही आता है। अगर वैसे क्वेश्चंस आते रहे सामने से, यहाँ डिस्कस करते रहे, तो 2-2 घंटे क्लास चल सकती है बढ़िया से। देखिए फिर क्या हुआ, जैसे ही 1991 में 1999 में 1999 में लाहौर एग्रीमेंट होता, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, ठीक उसके बाद ही जनरल परवेज मुशर्रफ, जो उस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ, तो कुछ और ही उनकी दिमाग में, वो नहीं चाहते थे कि भारत के पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे बने। तो जैसे ही वहां से भारत के प्राइम मिनिस्टर वापस लौटते अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो कारगिल पर कब्जा, नियंत्रण कर लेते हैं पाकिस्तान वाले, और यहां से कारगिल वॉर शुरू होता है। सियाचिन वाले मुद्दे आप जानते ही हैं। तो 1999 का कारगिल युद्ध, ठीक है, कारगिल पर इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी थी, घुसपैठियों के रूप में आए और कारगिल पर कंट्रोल कर लिया। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय, और ये एक जो वॉर चला था कारगिल युद्ध, इससे भारत ने, इस युद्ध से भारत ने कारगिल को पाकिस्तान से मुक्त करवाया। ठीक है, दूसरा आगरा, इसके बाद होती है आगरा वार्ता। आगरा वार्ता, आगरा शिखर वार्ता 2001 में, जो उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर 2001 में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और पाकिस्तान की सत्ता पर आ गए थे इस समय मुशर्रफ। तो मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच ये एग्रीमेंट होता है 2001 में। बहुत सारी बातें बोली जाती है, अच्छी अच्छी बातें, जैसे पहले ही बोली गई थी, बट कोई रिजोल्यूशन नहीं आता है। ये असफल रह जाती है आगरा का वो एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि इसके ठीक बाद आप सोचिए कि एक तरफ वो आते हैं, बात करते हैं, ठीक उसके बाद हमला हो जाता है। 1999 में ये चल रहा था लाहौर एग्रीमेंट, ठीक इसके बाद 1999 में हमला करते थे कारगिल पर। 2001 में आगरा शिखर वार्ता चल रही होती है, जैसे ये चलती है, ठीक उसके बाद
वो 2001 में हमला कर देते हैं पार्लियामेंट पर, संसद में। एक तरफ बातचीत का हाथ आगे बढ़ाते हो, अगर भारत हाथ आगे बढ़ाए तो दूसरी तरफ पीछे से तुम छुरा भोंक देते हो। यदि पाकिस्तान में भी दो धाराएं हैं, एक धारा ऐसी जो चाहती है कि भारत के साथ संबंध अच्छे हो, दूसरी धारा है जो चाहती कि नहीं, एटलीस्ट स्पेशली पाकिस्तानी आर्मी जो भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहती है। तो अगर वहाँ की जो सिविल गवर्नमेंट है वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन स्थापित करे भी, करना चाहे भी, कोशिश भी करे, तो आर्मी कुछ हर बार ऐसा कर देती है, वहाँ के आतंकवादी हर बार कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो जो माहौल बनाने की कोशिश की जाती है वो पूरा खराब हो जाता है। ये पूरी कहानी ऐसे है। क्या आप समझे यहां तक, या कोई डाउट है किसी का? तो ये एक हिस्ट्री थी 2001 तक की। उसके बाद की हिस्ट्री तो बहुत विवादित है, कुछ काम की चीजें हुई नहीं, थोड़ी बहुत कुछ चीजें हुई भी थी, वो सब असफल रह गया। उसके बाद तो बस एक के बाद एक आतंकवादी हमले ही होते हैं पाकिस्तान के द्वारा, थोड़ा उनको भी आपको पता होना चाहिए, हालांकि हमने कुछ दिन पहले ही ये पढ़ा भी था। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? क्या आप समझ रहे हैं या बोर हो रहे हैं भारत पाकिस्तान संबंधों को पढ़ते हुए? एनी क्वेश्चंस? क्लियर है? ओके, अति उत्तम, ग्रेट। चलिए, थोड़ा सा ये वाले जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए, हालांकि परसों भी हमने जिक्र किया था इसका जब हम आतंकवाद को पढ़ रहे थे, बट यहाँ पर भी देखना जरूरी है कि आप इसको देखें, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2001 में जब ये आगरा वार्ता होती है, ठीक उसके बाद संसद पर हमला होता है, ये आप जानते हैं। उससे पहले 1993 का बम विस्फोट होता है, ये भी जानते हैं आप लोग, ठीक है। 2008 का मुंबई अटैक, इसके बारे में हमने परसों बात की थी। 2016 में पठानकोट और उरी हमले, जिसके बाद भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है। 2019 पुलवामा हमला होता है, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं। इसके बाद भारत बालाकोट एयर स्ट्राइक करता है। और लेटेस्ट जो 2025 का है, पहलगाम हमला, जिसमें भारत ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब देता है, ठीक है। तो ये एक पूरी हिस्ट्री है भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस की 1947 से लेकर अभी तक। अगर आप अब थोड़ा इमेजिन करें और आप थोड़ा वापस जाएं, थोड़ा सोचें 10 सेकंड के लिए कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो संबंध है, इनकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है और हमने क्या क्या चीज़ें देखी और आज हम किस चीज कहाँ पर पहुंचे, तो आपका पूरा एक दिमाग में होता है ना, जब हम थोड़ा वो बनाना शुरू कर देते कि वो सोचते हैं जरा इस बारे में, तो पूरा एक खाका तैयार हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान संबंध इस तरीके से लगातार समय के साथ साथ उतार चढ़ाव तो क्या, ज्यादातर तो उतार ही रहे हैं, खराब ही रहे हैं, तो ऐसे आगे बढ़े हैं। इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअली आपको चीजें याद रखनी होगी, अदरवाइज इधर उधर हो जाएगा ये, ठीक है। और स्पेशली चूंकि भारत और पाकिस्तान के बारे में खैर आपको थोड़ा बहुत पता ही होता सारी चीजें, बट अदर कंट्रीज के लिए भी तो शुरू से ही अगर आप उस अप्रोच के साथ चलेंगे तो अदर कंट्रीज के साथ रिलेशंस भी अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। थियरी वाले पार्ट में लोकतंत्र मार्क्सवाद के पीडीएफ नहीं है। ग्रुप में मैसेज डालिए, बार बार मैसेज डालिए, क्योंकि वहां पर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग भी होते हैं, तो उन पर उनकी नज़र जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, ग्रुप पर आप लोग मैसेज डालते रहें। और कुछ चीज़ें जो अगर कभी किसी की क्लास नहीं चल पा रही है, कोई पीडीएफ नहीं खुल पा रहा है या कुछ ऐसा इशू है, तो वहाँ पर ग्रुप में मैसेज डालें, या पंकज सर या राणा सर, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी उनकी होती है, वो आप तक प्रोवाइड करवा दें। ओके। एमएफएन, एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन, अच्छा इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसका आगे भी उल्लेख आएगा। 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, जब हम डब्ल्यूटीओ को पढ़ रहे थे। डब्ल्यूटीओ के कॉन्सेप्ट में हमने एमएफएन का पॉइंट भी पढ़ा था, मोस्ट फेवर्ड नेशन, कि कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जिनके हम व्यापार में स्पेशल कुछ सुविधाएं देंगे, तो पाकिस्तान को हमने वो दर्जा दिया था। बट 2019 में जो पुलवामा कांड हुआ था, पुलवामा हमला हुआ था, उसमें उसके बाद हमने पाकिस्तान से ये दर्जा वापस ले लिया। 1996 में दिया गया था और 2019 में वापस लिया गया। ये एक फैक्ट है जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान में
रखना होगा, ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन अगेन कि अपना नंबर सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास नंबर नहीं है क्या हमारा? महेश कोहली, अरे कोहली साहब, विराट कोहली के संबंधी हो क्या? नंबर किसी को कांटेक्ट करना हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए कॉल रिसीव नहीं हो पाता है इधर उधर बहुत सारे कारणों से, बट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8979705922। दिस इज माय नंबर, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कीजिएगा और जो भी आपका डाउट है आप वहां पर क्लियर करें। 8979705922। ओके, तो अगर ये पूरी जो हिस्ट्री है उसको दो लाइनों में समअप करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि विभाजन के बाद संबंध जो भारत के रहे हैं, युद्ध हुआ, संघर्ष विराम जो किए गए थे उसका उल्लंघन हुआ, कूटनीतिक एफर्ट्स डालते रहे बट वो भी काम नहीं कर पाए, तो इस तरीके से पूरा चलता रहा है, ठीक है। 2021 में कोशिश की गई थी कि एलओसी पर संघर्ष विराम हो, यानी सीज फायर हो, एलओसी पर लगातार गोलीबारी जो होती रहती है, लेकिन 2025 में पहलगाम हमले के बाद ये भी टूट गया, सब खत्म हो गया, ठीक है। नहीं, एमएफएन, एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड, उसका इकोनॉमिक टर्म है ये, मोस्ट फेवर्ड, मोस्ट फेवर्ड नेशन, इकोनॉमिक टर्म है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। व्यापार में कुछ देशों को हम ये दर्जा देते हैं कि उनको हम कुछ स्पेशल फेवर करेंगे, तो उस सेंस में है ये, थोड़ा सा इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है। अगर आपने डब्ल्यूटीओ देखा होगा तो वहां पर इसको बहुत विस्तार से हमने समझा है। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो ध्यान रखें इस बात को कि अगर कुछ ऐसी टर्म्स यूज हो रही है जो शायद आपके समझ में नहीं आया, ऊपर से निकले ऐसी, वो सारी टर्म्स पहले यूज हुई है, जब इसलिए टॉपिक लास्ट में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जो भी टर्म्स यूज होगी, निशस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण, स्ट्रेटेजिक, ये वो सारे, वो पहले ही कॉन्सेप्ट वाले जो इससे पहले वाले टॉपिक से उनमें पढ़ा जा चुका है, पहले से जो शुरू से ही क्लासेस हो रही थी, तो आपको जब आप उनको देख लेंगे उन क्लासेस को तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नाउ एक अदर टॉपिक आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच, इससे जैसे हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री क्या रहा है, तो हमने देख लिया सारी हिस्ट्री, और इसके बाद जो टॉपिक आएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के कौन से मुद्दे पर्टिकुलरली, वो भी आ चुके हैं, बट थोड़ा सा और एक अलग टॉपिक के अंतर्गत उनको क्लैरिफाई करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन से ऐसे मुद्दे जो विवाद पैदा करते हैं, ये कौन से इश्यूज है जिनको लेकर भारत और पाकिस्तान अक्सर लड़ते रहते हैं, जिनके लेकर भारत और पाकिस्तान हमेशा संघर्ष या तनाव की स्थिति में रहते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक आएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के अलावा क्या कोई ऐसे इश्यूज भी है जिनमें भारत और पाकिस्तान सहयोग करते हैं, वो देखेंगे। फिर कुछ अन्य आयाम देखेंगे जिनको जानना जरूरी है, ठीक है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद या इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जिनको लेकर ये दोनों देश अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन आप जानते हैं कश्मीर मुद्दा, कश्मीर विवाद। कश्मीर भारत मानता है पूरा कश्मीर भारत का है, पाकिस्तान मानता है कि नहीं, पाकिस्तान पर पाकिस्तान का होना चाहिए कश्मीर। इसको लेकर दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा कश्मीर ही है। अगर कश्मीर इशू रिजॉल्व हो जाता किसी तरीके से, जिसका अभी कोई वो नहीं है कि कैसे सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है एक्चुअली में, कोई बड़ी बड़ी बातें जो भी करे, बट अभी फिलहाल सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है कि एक्चुअली में क्या होगा इसका, क्योंकि एक बड़ा पार्ट उनके पास है पीओके, और ज्यादातर जो क्षेत्र है वो हमारे पास है, कुछ तो चाइना भी ले गया, तो कैसे इशू रिजॉल्व होगा वो अलग बात है। बट दोनों देश पूरे कश्मीर पर दावा करते हैं, ठीक है। और कश्मीर क्या है, जो एलओसी से विभाजित है, यानी ये एलओसी हो गई, इधर वाला ये क्षेत्र आपका पीओके हो गया जो पाकिस्तान के पास है, और ये हमारा इंडिया के पास वाला रीजन हो गया, ठीक है। और ये आपका पीओके हो गई ये लाइन, तो पीओके, सॉरी नॉट पीओके, एलओसी, एलओसी, दिस लाइन इज एलओसी, एलओसी के इधर वाला ये क्षेत्र पीओके हो गया, इधर वाला क्षेत्र इंडिया में हो गया। तो पाकिस्तान बोलता कि नहीं, जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता, पाकिस्तान इसको भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कोर इशू मानता है, ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, हमारे लिए कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत बोलता है कि नहीं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, भारत
अगर बात करेगा तो भारत केवल पीओके के बारे में बात करेगा, बाकी तो हमारा ही है वैसे भी। ये ऐसी डिप्लोमेटिक वो चीजें होती चलती रहती, ठीक है। तो आप जानते हैं कश्मीर को लेकर इतने सारी चीजें हुई, फर्स्ट वॉर हुआ, सेकंड वॉर हुआ, थर्ड वॉर हुआ, चौथा भी कश्मीर में कारगिल में होता है, ठीक है। सियाचिन का मुद्दा एक अलग चल रहा है, टेररिज्म का मुद्दा भी कश्मीर से ही संबंधित है। सारी चीजें घूम फिर कर कश्मीर पर आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा क्या है? कश्मीर, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है। 2019 में आर्टिकल 370 को जब भारत ने समाप्त किया, ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ संबंध और ज्यादा भारत के गिर गए। और स्पेशली जो पहलगाम अटैक भारत का अभी हुआ भारत पर 25 में, उसके बाद तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई है, इतनी खराब हो गई है कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो बेसिक ट्रेड होता था वो भी बंद हो गया है। बहुत खराब सिचुएशन, ठीक है। और ये आप जानते हैं, अभी इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक, ये एक अन्य मुद्दा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का विवाद का कारण रहा है। सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या आप जानते हैं ये क्या है? सीपेक जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो हम अभी कुछ दिन पहले जिक्र भी कर रहे थे, जो चाइना की पॉलिसी है, एक नीति है, एक प्रोजेक्ट है, जिससे चाइना, ये अगर चाइना हो गया, जहां भी आप मान के चले चाइना, ठीक है, ये आपका चाइना होगा, तो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, सड़कें, ऊर्जा पाइपलाइन, ये सब बनाना चाहता है ऐसे, ताकि यूरोप, एशिया, ये समुद्र के माध्यम से, और ये यूरोप, एशिया, इन सभी क्षेत्रों से अपने बेहतर संबंध, इन सभी क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बना सके। तो इसी का जो एक सीपेक का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक पार्ट, एक प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट की एक पार्ट, जो रेलवे लाइन है, सड़कें वगैरह, वो पीओके से गुजर रही है। तो भारत मानता है कि चूंकि पीओके हमारा है, हमारी अनुमति के बिना कैसे चाइना यहाँ पर ये कर रहा है, पाकिस्तान ने कैसे अनुमति दे दी इस प्रोजेक्ट को बनाने की। तो ये भी एक विवादित मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच। ओके, तो दीज आर द इश्यूज जो हमने आज डिस्कस किए हैं। आज फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी चीजें कल देखेंगे। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? क्या आपको चीजें समझ में आ रही है, या कोई डाउट्स है? कुछ ऐसा है कि आपको लग रहा है कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है? अगर कुछ है तो आप बताएं, कोई डाउट्स हैं, या फिर कोई और सजेशन देना चाहें आपकी, थोड़ा और चीजें इस तरीके से होनी चाहिए या उस तरीके से होनी चाहिए, तो अब वो भी आप बता सकते हैं। वी आर ट्राइंग टू गो एज डीप एज पॉसिबल। हम चाहते थे इसको फटाफट करके निपटा सकते थे, बट पाकिस्तान को थोड़ा अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी होता है। बाकी रिवीजन करते रहिए, थियोरी को, स्पेशली थियोरी और थिंकर वाला जो टॉपिक है उसको लगातार पढ़ते रहिए, और पॉलिटी को बहुत अच्छे से कीजिए। जो संविधान वाला पार्ट है, संविधान वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना है, वो लीड दिलवा सकता है, वहां से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सीपेक समझ नहीं आया, पूजा पवार जी कह रहे सीपेक समझ नहीं आया। अच्छा, जो सीपेक है, सीपेक, आप इसको ऐसे समझे, कोई खाली जगह, ये सीपेक, सीपेक चाइना, अच्छा, सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर एक कॉरिडोर है चाइना और पाकिस्तान के बीच, एक प्रोजेक्ट है। कैसा? अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, एक सड़क और रेलवे, आप रेलवे समझिए ऐसे कि ये अगर चाइना हो गया, यहां से इधर वाला चाइना, और यहां आपका पाकिस्तान हो गया, जो चाइना से थोड़ा सा लगा, ऐसा नहीं है बट मोटा मोटा। तो चीन से एक रेल या सड़कों का एक जाल बिछाया जा रहा है, एक लाइन बिछ रही है, ठीक है। कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब है कि रेलवे, सड़कें वगैरह, एक ऐसा एक प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जो चाइना से पाकिस्तान को जोड़ेगा, और यहां से इधर चलकर, आप जानते हैं यहाँ पर अरब सागर में आता है, जो एक फेमस ग्वादर पोर्ट है, वो यहाँ पर है, ग्वादर पोर्ट, तो ग्वादर पोर्ट तक आता है। ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो पीओके से गुजरता है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, थोड़ा सा ये हल्का सा पीओके से गुजरता है, जो भारत बोलता है हमारा हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट को ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर माना जाता है, बोला जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका एक हिस्सा है। पूरे विश्व से, सड़कों से, रेलवे से जुड़ने का चीन का जो बड़ा एक प्रोजेक्ट है, उसका एक हिस्सा है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
अभी तो समझ में आ रहा है। क्या आपको समझ में आया पूजा पंवार जी? अभी तो समझ में आ रहा है। चंद्रवी जी कह रहे हैं कि अभी तो समझ में आ रहा है कि एग्जाम में याद रहना चाहिए। एग्जाम में याद रहेगा अगर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगी। अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगी तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि वी आर नॉट कंप्यूटर्स, वी आर नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि एक बार दिमाग में जो कुछ आ गया फिर हमेशा। रिवीजन इज द ओनली की। तो जो जितना ज़्यादा रिवाइज करेगा। ओके पूजा जी, ठीक है, आप समझ गई। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? क्या आज की जो क्लास हुई है इसके अलावा, या भारत और पाकिस्तान के जो हम संबंध पढ़ रहे हैं इससे संबंधित, या कोई न्यू स्टूडेंट उनका कोई क्वेश्चन? यह चाइना गन्स लेकर सीपेक में काम कर रहा है, हाँ वो थोड़ा एक अलग मुद्दा है। चलिए फिर बाकी जो आ रहे हैं मैसेजेस, पीपल आर सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आ, आप सभी का कंबाइंड आभार। मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग। गुड नाइट।